चलिए तो स्क्रीन दिख रही है मेरी। हाँ या ना? ठीक है। ये लेक्चर देखा तुम लोगों ने जेनी आई वाला? अभी नहीं। कोई बात नहीं। पढ़ लो भाई। मैंने तुम लोगों को डेटा टाइप्स बता दिए थे सारे। तो एक काम करता हूँ, एक रिकॉर्ड इंसर्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है। और फिर ये बताऊंगा कि हाउ टू परफॉर्म सर्च इन एम्बेडेड ऑब्जेक्ट, या हाउ टू परफॉर्म सर्च नहीं, हाउ टू फिल्टर रिकॉर्ड्स, या हाउ टू फाइंड रिकॉर्ड्स इन नेस्टेड या एम्बेडेड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। इसके बाद हाउ टू परफॉर्म सर्च या हाउ टू फाइंड रिकॉर्ड इनसाइड एरे। ठीक है, इनसाइड एरे। और इंसर्शन ऑफ या डेमो ऑफ ऑल द डेटा टाइप्स। ठीक है। सारे के सारे डेटा टाइप्स को देखते हैं। ठीक है। दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री। वेरी गुड। आइला रे आइला, मस्ती में आइला। चलिए, क्या करते हैं, शो डेटाबेसेस पे करते हैं। ठीक है। हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं यूज फ्लिपकार्ट। शो कलेक्शंस करते हैं, बुक्स। अब मैं यहाँ पर एक और क्रिएट करता हूँ, डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन मोबाइल, मोबाइल्स। डीबी डॉट मोबाइल्स डॉट फाइंड नहीं होगा, राइट। अब यहाँ पे क्या करते हैं, मोबाइल्स में लेते हैं। ठीक है। और मोबाइल का रिकॉर्ड एक इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो मैं लिखता हूँ डीबी डॉट मोबाइल्स डॉट इंसर्ट मिनी। इधर आते हैं एरे, और यहाँ लिखता हूँ नेम। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ आईडी। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ
मोबाइल आईडी। हाँ, मोबाइल आईडी ले लेता हूँ। ठीक है, मोबाइल आईडी यहाँ पे ले लेता हूँ 1001। ठीक। तो ये जो तुम देख रहे हो ये नंबर हो गया तुम्हारा, ठीक है। बेसिकली नंबर में भी कौन सा, इंट। ठीक है, नंबर में इंट। अब ये छोटा इंट है, बाकी जैसे मैं मान लो ऐसे कुछ लेना चाहता हूँ, मान लो यूनिक आईडी कुछ लेता हूँ, मोबाइल का मैक आईडी ले लेता हूँ, मैक, मैक आईडी। ठीक है, मैक आईडी। अभी मैक आईडी बहुत बड़ा नंबर है, मान लो 16-17 अंक का होता है, तो ऐसा कुछ ले लेते हैं, इतना बड़ा नंबर ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखो ये जो इंट है तुम देख सकते हो, ये भी इंट है और ये भी इंट है। अब दोनों के इंट में साइज, दोनों के इंट के साइज में डेफिनेटली फर्क होगा। समझ पा रही हो वाइज और महफूज? यस और नो? ठीक है, तो ये हो गया हमारा नंबर। तो नंबर में मैंने बेसिकली 32 बिट दिखाने की कोशिश की है, और 32 बिट बहुत बड़ा होता है, फिर भी मैंने काफी बड़ा नंबर लिखा। ऑब्जेक्ट आईडी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। अब मोबाइल का नाम मैं लिख रहा हूँ मोबाइल। तो बेसिकली जो ब्रांड है वो सैमसंग है, ब्रांड है वो सैमसंग है। और जो मॉडल है उसका नाम है S24 अल्ट्रा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर तो ये टेक्स्ट टाइप हो गया। ठीक है, ये टेक्स्ट स्ट्रिंग टाइप हो गया। अब बुलियन में आते हैं, तो बुलियन में लिखते हैं कि आ, क्या लिखते हैं कि चार्जर इसमें मिलेगा, चार्जर, या मैं लिख सकता हूँ सपोर्ट, या वायरलेस चार्जिंग, ऐसे लिखते हैं, वायरलेस चार्जिंग। तो ट्रू है ये, वायरलेस चार्जिंग ट्रू है। ठीक है, और क्या बोल सकता हूँ, देखो मैंने ये बुलियन भी बता दिया, नंबर बता दिया, ऑब्जेक्ट आईडी अपने ऑटोमेटिक क्रिएटेड होगा। आईएसओ डेट, आईएसओ डेट में मैं लिखता हूँ क्रिएटेड या मैन्युफैक्चर्ड, मैन्युफैक्चरिंग डेट, मैन्युफैक्चरिंग अंडरस्कोर डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट। यहाँ लेते हैं न्यू डेट। देख लो, जब डेट जनरेट करनी होती है तो कैसे लिखते हैं, न्यू डेट। और फिर इसके बाद यहाँ पर हमारे पास टाइम स्टैम्प आता है, तो क्रिएटेड एट, और क्रिएटेड एट में मैं लिख देता हूँ न्यू टाइम स्टैम्प। और फिर एरे, तो एरे के लिए मैं बताता हूँ कि जो है एसेसरीज लिखता हूँ। एसेसरीज, तो एसेसरीज में मैं लिखता हूँ कि यहाँ पर रहेगा मोबाइल, नहीं, इसमें इसको मिलेगा एक मोबाइल कवर। फिर इसके बाद यूएसबी केबल्स, सिम इजेक्टर, सिम इजेक्टर। ठीक है, मैनुअल। ठीक है, और सम जो है स्टिकर्स। ठीक है, ये इसकी एसेसरीज में मिलेगा। और ये एरे हो गया। एरे के साथ साथ अब एम्बेडेड ऑब्जेक्ट्स भी बताता हूँ। तो एम्बेडेड ऑब्जेक्ट्स में यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ कैमरास, और कैमरास में लिखता हूँ नंबर, कैमरे की क्वांटिटी कितनी है, 2। ठीक है, कैमरास लिखता हूँ तो पहले लिखता हूँ फ्रंट, तो फ्रंट कैमरा में
तो फ्रंट जो है कैमरा वो है, मान लेते हैं जूम। जूम लिखते हैं समथिंग, मान लेते हैं 200 पिक्सल। और फिर जूम लिखते हैं 200 पिक्सल। नंबर नंबर कितने, मतलब कितने नंबर ऑफ कैमरास हैं, 5। फिर इसके बाद, नहीं, ये बेसिकली जूम है। फ्रंट फ्रंट की जगह मैं इसको कर देता हूँ रेयर। ठीक है। और फ्रंट में जो है, यहाँ लिख लेता हूँ फ्रंट जो कैमरा है वो बेसिकली, उसका जो जूम है वो है 12 मेगापिक्सल या 20 मेगापिक्सल। 20 px, 20 px। और नंबर ऑफ कैमरास एक है। और फिर यहाँ लिखते हैं सपोर्ट हैज पोर्ट्रेट मोड। हैज पोर्ट्रेट मोड, इसको कर दो ट्रू। तो कर दो ट्रू। और इधर मैं लिखता हूँ हैज पोर्ट्रेट, हैज पोर्ट्रेट मोड, इसको भी ट्रू कर दो। ठीक है। तो ऐसा कुछ जो आप ये देख रहे हो, ये बेसिकली क्या है, ये एक क्या है, मोबाइल है। ठीक है। इंसर्ट करते हैं, बहुत बढ़िया, एरर आ गई। एरर क्या आ गई कि यहाँ पर ये इसका है, ये इसका हो गया। लास्ट में कॉमा नहीं रहेगा सर। कहाँ पर, अबे ये इसका हो गया। तो ये रेयर का हो गया, ये हो गया, इंसर्ट हो गया ना। अब देखो, तो देखो ऑब्जेक्ट आईडी भी क्रिएट हो गई। तो अब मैं लिखता हूँ डीबी डॉट मोबाइल्स डॉट फाइंड। तो तुम देखोगे कि ये एक प्रॉपर एक जो है, जितने पॉसिबल नंबर ऑफ डेटा टाइप्स हैं वो सारे हम लोग देख रहे हैं। तो देखो, ये देखो नंबर हो गया। और एक चीज तुमने देखी, हेलो, जो मैक आईडी है वो E की पावर 27 में चला गया, मतलब एक्सपोनेंट में चला गया है। क्योंकि हमने नंबर बहुत बड़ा दिया था ना, तो वो एक्सपोनेंट में चला गया है। ठीक है। ये डेसिमल नहीं है, ये है इंट ही। लेकिन हमने नंबर इतना बड़ा है कि वो रिप्रेजेंट करने के लिए एक्सपोनेंट में दिखा रहा है, अदरवाइज ये स्क्रीन भर जाती। ठीक है। फिर इसके बाद यहां पर ब्रांड हो गया। ठीक है। और ये भी टेक्स्ट है। और इसके बाद मॉडल भी टेक्स्ट है, वायरलेस, ये जो है तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है तुम्हारा, डेट हो गया। क्रिएटेड टाइम स्टैम्प देख सकते हो यहाँ पर। यहाँ पर जो आई की वैल्यू है वो मैंने बताया था कि जब इंसर्ट मैनी चलाते हैं और मल्टीपल रिकॉर्ड्स इंसर्ट होते हैं, तो कौन सा रिकॉर्ड पहले इंसर्ट हुआ है, ये आई के इंक्रीमेंट काउंटर से हमको पता चलता है। अब ये एसेसरीज हो गया और ये कैमराज हो गया। अब जैसे मान लो मुझको इसमें सर्चिंग करानी है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं डीबी डॉट फाइंड लिखता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ कि नेम मॉडल 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 लिखता हूँ, मॉडल लिखता हूँ। और मॉडल में मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट क्या है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ रेगेक्स। और यहाँ लिख दूंगा S24, ये लिख दिया। अरे, मॉडल S24, एस लिखवा गया। तो S24 मैंने गलत लिखा था, बेसिकली S24 ऐसा लिख देता तो आ जाता था। ठीक है। तो ये इस तरीके से रेगेक्स चलाते हैं। रेगेक्स का मतलब समझ रहे हो, रेगुलर एक्सप्रेशन। तो बेसिकली एक तरीके से ये लाइक ऑपरेटर है। ठीक है। आप इसको एक तरीके से लाइक ऑपरेटर मान सकते हो। तो जैसे मैंने S24 लिखा, तो देखो ये मिल गया। अब इसी तरीके से अगर मुझे मान लो, मुझे ये सर्च कराना है कि जो मेरे पास एसेसरीज हैं। ठीक है। अगर तुम देखोगे तो एसेसरीज है मेरे पास। तो मैं लिखता हूं एसेसरीज, लिखूंगा एसेसरीज। ठीक है, एसेसरीज। और एसेसरीज में देखना मैं कैसे लिख दूंगा, देखना। एसेसरीज एक एरे है ना, तो एरे में मैंने एरे की जगह मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूं, यूएसबी केबल्स लिख दी मैंने, सिर्फ यूएसबी केबल्स। सॉरी, एसेसरीज स्पेलिंग देखो, एसेसरीज। 00। अरे यार, देखो, कुछ नोटिस किया मैंने जो है इसको एज अ, देखो ये एरे था, ये एरे था। ठीक है, ये एरे था। लेकिन मैंने यहां पर सिर्फ यूएसबी
एसेसरीज लिखी, और यूएसबी एसेसरीज। अब देखो, अब मैं अगर मैं इसको एरे के फॉर्मेट में देता हूं, और एरे के फॉर्मेट में लिखता हूं यूएसबी केबल्स, यूएसबी यूएसबी केबल्स, तो देख रहे हो ये एरे के फॉर्मेट में तो नहीं ढूंढ पाया, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर यूएसबी केबल्स है और फिर यहाँ पे लिखता हूँ मोबाइल, मोबाइल कवर, तो देखो ये काम नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि इस पे तुम जैसे तुमने यहाँ पर ये जो भी लिखा है, वो पर्टिकुलर कंटेंट जो तुम लिख रही हो, अगर वो इस एरे के अंदर लाई करेगा एज अ स्ट्रिंग, तो वो ढूंढ के दे देगा तुमको। समझ में आ रही बात? हेलो, ये देखो मोबाइल कवर लिखा, एज अ स्ट्रिंग लिखोगे तो ढूंढ के दे देगा, ठीक है। तो एरे के अंदर मतलब ये एरे के अंदर भी सर्चिंग कर सकता है, मतलब डेटा के अंदर तो करेगा ही, साथ ही साथ उसके अंदर भी कर सकता है ये हो गया, ठीक है। तो इन केस ऑफ एरे सर्चिंग, इन केस ऑफ एरे सर्चिंग, MongoDB can search for MongoDB can search for text or string inside the array, पूरे के पूरे एरे में भी सर्च कर सकता है वो, ठीक है। ये था हाउ टू परफॉर्म सर्च इन एरे, ठीक है, ये हो गया। और फिर जैसे जो ये इंसर्शन वाला लॉजिक था, मैं हिस्टरी, ये ठीक है, तो ये था कि मल्टीपल, ठीक है। और इसके बाद फिर ब्रैकेट्स में सर्चिंग कैसे करते हैं, वो ये, ठीक है। ये बेसिकली डेमो था इस चीज का, तो वन कर देते हैं। और ये टू हो गया। अब मैं दिखाता हूँ कि नेस्टेड में कैसे सर्चिंग करते हैं। देखो, अब जैसे मान लो तो तीन है, अब जो रेगेक्स, अच्छा, हाउ टू सर्च यूजिंग रेगेक्स, बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रेगेक्स इज वेरी सिमिलर टू, regex is very similar to like operator in database, ठीक है। जो तुम्हारा regex है वो बिल्कुल लगभग लगभग, regex is very simple, regex is very similar to like operator in MySQL। अब इसके बाद देखो, जैसे अब थोड़ा सा इसको देखना, ये ट्रिकी है थोड़ा सा, ठीक है, ये ट्रिकी है देखना। तो मतलब इसमें जितना बढ़िया आपका regex होगा, द बेटर द regex, द बेटर विल बी द सर्चिंग, ठीक है। तो इसके लिए यू मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ regex, ठीक है। regex ऑल्सो कॉल्ड एज रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। अब आते हैं सर, हाउ टू परफॉर्म और फाइंड रिकॉर्ड इन नेस्टेड एंड नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स। अब देखो नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स के अंदर जाने के लिए वी हैव टू यूज डॉट ऑपरेटर, ठीक है, विद, वी हैव टू यूज द डॉट ऑपरेटर टू रेफरेंस की
टू रेफरेंस द प्रॉपर्टी इनसाइड अनदर प्रॉपर्टी। ये बात सही है कि नहीं बताओ? मतलब इनसाइड अनदर प्रॉपर्टी मतलब एक प्रॉपर्टी के अंदर अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमको कौन सा ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा? डॉट ऑपरेटर। मतलब जैसे एक प्रॉपर्टी P1 है तो P1 के अंदर P2 आ रहा है, P2 के अंदर P3 आ रहा है, ठीक है? तो ऐसे हम एक्सेस कर सकते हैं। मतलब मान लो कि जैसे मेरे पास P1 है, P1 के अंदर मेरे पास P2 है, ठीक है? P2 है और P2 के अंदर मेरे पास P3 है। P3 में लिखा है फॉल्स, ठीक है? तो अगर मुझे P3 को एक्सेस करना है तो यही तो लिखना पड़ेगा, P1 डॉट P2 डॉट P3, करेक्ट? इसका जो आउटपुट आएगा वो मुझको देखने को मिलेगा फॉल्स। सही है कि नहीं सही है बताओ? तो नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स को लिए हमको जो है एक प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए दूसरी प्रॉपर्टी के अंदर, मतलब एक प्रॉपर्टी दो प्रॉपर्टी, मतलब हर एक प्रॉपर्टी, मतलब डॉट ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। P1 के अंदर दूसरी प्रॉपर्टी है P2 के अंदर दूसरी प्रॉपर्टी है P3। तो हमको जो भी प्रॉपर्टी एक्सेस करना है, तो क्योंकि P3 P2 के अंदर लाई कर रहा है तो हम लिखेंगे P2 डॉट P3, एंड क्योंकि P2 P1 के अंदर लाई कर रहा है तो हम लिखेंगे P2 डॉट P1। तो टोटल कैसे बन गया? P1 डॉट P2 डॉट P3। ये क्लियर है ना? हेलो, बोलो। वाइजा, महफूज, यस सर, यस। ठीक है? तो अब क्या करते हैं? बट प्रॉब्लम क्या है पता है? यहां पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जो की नेम होते हैं, देखो, जो सर्चिंग का जो क्राइटेरिया होता है, सर्चिंग कैसे करते हैं वो हम लोग ऐसे लिखते हैं। यहां पे लिखते हैं की नेम और यहां पे लिखते हैं वैल्यू। सही है कि नहीं बताओ? हम लोग की लिखते हैं और वैल्यू लिखते हैं। और जो की है वो कभी भी डॉट वाली नहीं हो सकती। हो सकती क्या? कभी नहीं हो सकती। तो हम कैसे करेंगे? तो देखो हमको क्या करना पड़ेगा। हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ db.mobiles.find, और यहाँ लिखता हूँ mobile_id 1001, ठीक है? आ गया। अब इसमें मुझे सर्च करना है कि कैमरा के अंदर, ठीक है, मैं सर्च करना चाहता हूं कि कैमरा के अंदर, ठीक है, कैमरा है ना, कैमरा। तो मैं सर्च करना चाहता हूं कि जो कैमरा है, कैमरा के अंदर जो रेयर है, ठीक है, मतलब कैमरास के अंदर, रेयर के अंदर जूम 200 पिक्सल है कि नहीं, ठीक है? ऐसा कुछ सर्च करना चाहता हूं। तो एक काम करते हैं ना, एक रिकॉर्ड और इंसर्ट करते हैं, ठीक है? इसकी मोबाइल आईडी जो होगी, मोबाइल आईडी जो होगी वो होगी 2। मैक आईडी जो है थोड़ी कम कर देते हैं, ब्रांड रेडमी ले लेते हैं, ठीक है? और रेडमी ने लॉन्च किया है X24 Ultra, मान लो, ठीक है? और मैन्युफैक्चरिंग डेट आज की होगी, चार्जिंग वगैरह सब कुछ सपोर्ट है, ये सब आ जाता है। फिर इसके बाद जो कैमरा है, इसका जो कैमरा है वो जो है ऐसे कर लेते हैं कि पोर्ट्रेट, इसमें पोर्ट्रेट जो है, मतलब इसमें 5 कैमरे नहीं है, इसमें जो है नंबर ऑफ कैमरे जो हैं वो 3 है, ठीक है? जूम जो है वो 100 मेगापिक्सल है, और जो हैश पोर्ट्रेट वो ट्रू है, और जो फ्रंट है उसमें पोर्ट्रेट जो है फॉल्स है, मान लेते हैं, ठीक है? अब इधर आके हम जब इंसर्ट करेंगे तो ये इंसर्ट हो जाएगा। अब हम लिखते हैं db.find, तो एक मिल रहा है, और अगर मैं ऐसे चलाता हूँ तो मुझे 2 नंबर ऑफ रिकॉर्ड मिलने चाहिए, ठीक है? 2 रिकॉर्ड मिल रहे हैं। अब मैं करना चाहता हूँ, ध्यान से देखना, मैंने लिखा db.find और मैं लिखना चाहता हूँ जिसका कैमरास, कैमरास कैमरास के अंदर, कैमरास रेयर कैमरा, कैमरास के अंदर जो रेयर कैमरा है उसका जो नंबर है, ठीक है, उसका जो नंबर है वो LT, लेस देन 5 है क्या? तो देखो यहां पर ये एरर दे देगा कि ये डॉट पे एरर नहीं, डॉट नहीं चला सकते।
तो हम क्या करेंगे, हम इसको एज अ स्ट्रिंग देना पड़ेगा। देखो आउटपुट आ गया। तो कौन वाला ये है, देखो रेडमी का आ गया कि नहीं आ गया। तो बेसिकली ये सिंटेक्स भी याद रखना। ठीक है। कब जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, कब जो है की नेम को हम लोग स्ट्रिंग में देते हैं। ठीक है। तो दो कंडीशन ऐसी होती हैं, देखो देयर आर ओनली टू कंडीशंस व्हेन वी नीड टू व्हेन वी नीड टू पास द की इन स्ट्रिंग। पहला पहला जब भी हम नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स को रेफर कर रहे हो। ठीक है। दूसरा टारगेटिंग के लिए, टारगेट द की नेम। और टारगेट द की नेम मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी कॉलम को टारगेट करना पड़ता है या की वगैरह को टारगेट करना पड़ता है, तब हम लोग डबल कोट्स के अंदर डॉलर के साथ लिखते हैं। याद है कि नहीं? याद है कि भूल गए? ठीक है। अब एक चीज और बता रहा था, देखो जो बाकी रह गई थी वो था, ये बता सका था, ये भी बता चुका था, ये भी बता चुका था। अब हाउ टू राइट कंसर्न, ये भी देख लो। कंसर्न कैसे लिखते हैं। ठीक है। अब देखो, तो सबसे पहले समझते हैं जो डब्ल्यू, सबसे पहले समझते हैं टी। टी का मतलब होता है टाइम आउट। ठीक है। टाइम, टी का मतलब क्या होता है? टाइम आउट। तो मैं तुमको ना ऑनलाइन लेके चलता हूँ, क्योंकि इसका सिंटेक्स थोड़ा सा अटपटा है, तो देखना पड़ेगा। तो यहां पर जाते हैं और मैं लिखता हूँ राइट कंसर्न मोंगोडीबी। इस पे जाते हैं और CRUD ऑपरेशन में ही ये आएगा तुमको, तुम्हारे पास देखो इसमें साफ साफ बोला हुआ है। पढ़ते हैं क्या बोलता है। राइट कंसर्न क्या होता है कि राइट कंसर्न डिस्क्राइब्स द लेवल ऑफ एक्नॉलेजमेंट यू वांट फ्रॉम द मोंगोडीबी ड्यूरिंग राइटिंग द ऑपरेशंस। ठीक है। मतलब ये है कि जब आप ऑपरेशंस राइट कर रहे होंगे ना, ठीक है, जब भी आप राइट ऑपरेशंस राइट कर रहे होंगे, तो उस समय आपको एक्नॉलेजमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए। इसलिए हम लोग यूज करते हैं किसका? राइट कंसर्न्स का। और राइट कंसर्न्स बेसिकली जो है वो जो है रेप्लिका सेट, शार्डेड क्लस्टर्स, मोंगोडी सब में सपोर्टेड होता है। ठीक है। तो अभी तो फिलहाल हम लोग मोंगोडी पढ़ रहे हैं। तो देखो इसमें जो राइट कंसर्न है उसमें कितने वैल्यूज हैं। राइट कंसर्न में हमारे पास डब्ल्यू है, जे है और डब्ल्यू टाइम आउट है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो ये है क्या तुम्हारा, क्या नाम है? हम्म, देखो इस पे क्या लिखा है, डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब राइट कंसर्न। ठीक है। तो राइट कंसर्न कहता है कि अगर तुमने जो है, अगर तुमने राइट कंसर्न, जैसे तुम क्या देते हो कि जब हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तो ये बताओ हमको एक्नॉलेजमेंट मिलता है, ये एक्नॉलेजमेंट मिलता है कि नहीं मिलता? देखो, देखो एक्नॉलेजमेंट मिलता है जब हम रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं यहाँ पे। जब रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, अरे यार एक डीबी डॉट बुक्स डॉट फाइंड। ठीक है। तो मैं लिखता हूँ डीबी डॉट बुक्स डॉट इंसर्ट मैनी। इंसर्ट मैनी नहीं, इंसर्ट वन करते हैं। और यहाँ मैं लिखता हूँ जो अंडरस्कोर आईडी है, सॉरी, अंडरस्कोर जो आईडी है वो लिखता हूँ 100 101, नहीं 1012। नेम जो है बुक का वो लिखता हूँ शेरलॉक होम्स। ठीक है। और जो प्राइस है इसका वो कर देता हूँ समथिंग लाइक 150 रुपए या 120 रुपए। अब देखना, तुम देखोगे यहाँ पे राइट एक्नॉलेजमेंट क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है ना। हेलो। तो एक्नॉलेजमेंट जब ट्रू मिलता है तो इससे क्या पता चलता है कि एक्नॉलेजमेंट जब भी ट्रू मिलता है तो इससे ये पता चलता है
कि रिकॉर्ड आपका इंसर्ट हो गया है। ठीक है। तो एक्नॉलेजमेंट ट्रू मतलब एक तरीके से ये होता है कि ये आपको नक्की करके बताता है, ये आपको पक्का करके बताता है कि रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ। अब कई बार ऐसा होता है, तो मतलब अगर आप एक्नॉलेजमेंट का वेट करोगे तो आपका जो एप्लीकेशन होगा वो वेट करता रहेगा कि एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। मान लो कि जैसे आप इंसर्ट मैनी चला रहे हो और 1,000 रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है, तो आपको क्या लगता है एक्नॉलेजमेंट तुरंत मिल जाएगा कि थोड़ी देर बाद मिलेगा, बताओ। यार बहुत मिलेगा। थोड़ी देर बाद मिलेगा डेफिनेटली, क्योंकि भाई आप 1,000 रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो। इंसर्ट वन में एक्नॉलेजमेंट तुरंत मिल जाता है। ठीक है। लेकिन आप ऐसे समझो ना कि जैसे अब आपको याद होगा ऑर्डर्ड वाला, ठीक है, ऑर्डर्ड वाला केस याद है। ऑर्डर्ड वाले केस में ऐसा इमेजिन करो कि मैं ऑर्डर्ड वाले केस में फॉल्स इक्वल टू मतलब ऑर्डर्ड वाले की वैल्यू फॉल्स कर रहा हूं। तो उसमें क्या होगा कि जो रिकॉर्ड इंसर्ट होने होंगे इंसर्ट हो जाएंगे, और जिसके लिए एरर आने होंगे एरर आ जाएंगे। तो उस केस में अगर तुम ध्यान से देखो तो जितने रिकॉर्ड पहले इंसर्ट हो चुके, इंसर्ट होंगे, तो जैसे मान लो 10, 100, 1,000 रिकॉर्ड है, अब 1,000 में 500 फेल हो गए और 500 पास हो गए, तो 500 के लिए तो वो एक्नॉलेजमेंट क्या देगा, ट्रू देगा ना। तो इस तरह क्या होगा कि आपका एप्लीकेशन अगर मतलब आपका एप्लीकेशन वेट करता रहेगा किसके लिए, कि इंसल्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि आप कहते हो कि भैया मुझे जो है, मैं यहां लिखता हूं राइट कंसर्न्स, राइट कंसर्न। ठीक है। देखते हैं, राइट कंसर्न है ना। एक सेकंड। हाँ, तो राइट कंसर्न लिखता हूं। अब राइट कंसर्न में अब मैं देखता हूं यहाँ पे, जैसे डब्लू इक्वल टू फॉल्स, जैसे डब्लू इक्वल टू फॉल्स करता हूं तो देखो क्या आया। अरे सॉरी, इसको चेंज करते हैं ना, क्योंकि ये रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है 13। और यहाँ पे लिखता हूं पार्ट 2। कुछ नोटिस किया, एक्नॉलेजमेंट क्या आया, ट्रू आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहां पर और राइट कंसर्न की वैल्यू ट्रू कर देता हूं, तो भी ये आ रहा है ट्रू। एक सेकंड यार, राइट कंसर्न, कुछ नोटिस किया, देखो एक्नॉलेजमेंट की वैल्यू क्या आई, फॉल्स है। एक्नॉलेजमेंट की वैल्यू फॉल्स क्यों आई, क्योंकि राइट कंसर्न का मतलब क्या है कि क्या हम मतलब, देखो कंसर्न का मतलब नहीं होता, कंसर्न का मतलब होता है फिकर। कंसर्न का मतलब क्या होता है, फिकर होती है। जैसे तुम किसी से पूछो तो इंग्लिश में क्या कह रहे हो, मतलब जब तुम अगर कोई परेशान हो तो तुम्हारा, तुम और तुम्हारा कोई जानने वाला होगा, तो इंग्लिश में आदमी ऐसे नहीं बोलता कि भाई तुम्हारा कंसर्न क्या है बताओ, क्या कंसर्न है तुम्हारा, पूछा जाता है। तो जब यहाँ पे बोला जाता है राइट कंसर्न, तो मैंने राइट कंसर्न की वैल्यू फॉल्स कर दी। तो जब मैं राइट कंसर्न की वैल्यू फॉल्स कर देता हूं तो इसका मतलब क्या है कि मैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, रिकॉर्ड इंसर्ट होना चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट की वैल्यू क्या है, ये फॉल्स, लेकिन रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है। तो क्योंकि जब आप एक्नॉलेजमेंट, अब देखो क्योंकि एक्नॉलेजमेंट फॉल्स आया है, तो हम अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा कि जैसे 1,000 रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहे हैं, अब 1,000 रिकॉर्ड में अगर तुमने राइट कंसर्न फॉल्स दे दिया, तो तुम मोंगो डीबी को बता रहे हो भैया कि मैं, अब मुझे कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, आई एम नॉट वरीड, मुझे कोई कंसर्न नहीं है, अब मैं वरीड नहीं हूं। तो चाहे एक्नॉलेजमेंट ट्रू आए या फॉल्स आए, मुझे उससे कोई लेना देना ही है। तो क्या होता है जब आप एक्नॉलेजमेंट ट्रू करके भेजते हो, तो वो वेट करता है कि भाई क्या रिस्पॉन्स आएगा, और जब रिस्पॉन्स सक्सेसफुल हो जाएगा तब आपको एक्नॉलेजमेंट ट्रू देगा। जब आप ये बोल दोगे कि मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट सबकी एक्नॉलेजमेंट फॉल्स फॉल्स आएगी। अब रिकॉर्ड इंसर्ट होना ना इंसर्ट होना वो मोंगो डीबी पे डिपेंड करता है। अगर इंसर्ट होगा
तो इंसर्टेड आईडी मिलेगी, नहीं इंसर्ट होगा तो इंसर्टेड आईडी नहीं मिलेगी। लेकिन एक्नॉलेजमेंट के लिए जब आप वेट नहीं करोगे तो रिकॉर्ड का जो एग्जीक्यूशन होगा वो फास्ट होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है, नहीं समझे क्या कह रहा था? समझे? राइट कंसर्न का मतलब ये है कि आई एम नॉट वरीड अबाउट द एक्नॉलेजमेंट। तो जब आप एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट ही नहीं कर रहे हो तो आपका जो ओवरऑल ऑपरेशन होगा इंसर्शन का वो फास्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बताओ। ठीक है, अब ये वैल्यू इंसर्ट हुई है कि नहीं हुई है ये कैसे पता चल रहा है? इंसर्टेड आईडी को देख के। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट आता है, अगला बताता हूं, जनरल। अगला कॉन्सेप्ट क्या आता है? अगला कॉन्सेप्ट आता है जनरल। जनरल का मतलब होता है जे, और जे इक्वल टू आपने क्या लिख दिया? जे इक्वल टू लिख दिया फॉल्स। ठीक है, अब जे इक्वल टू फॉल्स लिख दिया तो आप देखोगे कि जो है, जब आप इंसर्ट करोगे तो, सॉरी, क्या वैल्यू, करेक्ट। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या आ रहा है, एक्नॉलेजमेंट की वैल्यू जो फॉल्स आई वो इसकी वजह से आई। और जनरल को फॉल्स या ट्रू करने का मतलब क्या होता है मैं बताता हूं। देखो जनरल, जनरल को समझने के लिए ऐसे समझाता हूं। देखो क्या होता है कि तुमने देखा होगा जैसे ऑफिस में लोग काम करते हैं तो क्या करते हैं, सबको एक एक डायरी दी जाती है, देखा है कि नहीं देखा? ठीक है, तो अब क्या होता है कि जैसे ये आपका मोंगोडीबी क्लाइंट है। ठीक है, अब मोंगोडीबी क्लाइंट जो है, मोंगोडीबी क्लाइंट जो है, और ये है मेरा सर्वर। ठीक है, मोंगोडीबी सर्वर है, और इसके अंदर मेरा डेटाबेस, एक्चुअल में जो डेटाबेस है वो इसके अंदर स्टोर्ड है। ठीक है, तो क्या करता है, तो भाई जो मोंगो, अब जो डेटाबेस होता है भाई, वो डेटाबेस बहुत बड़ा आदमी है उसके पास। ऐसा थोड़ी ना कि वो सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस इंसर्ट करता है, उसे बहुत सारी चीजें मननी करनी पड़ती है। भाई ट्रांजेक्शन्स मेंटेन करने पड़ते हैं, इंडेक्सेस मेंटेन करने पड़ते हैं। ठीक है, रूल्स, मतलब बहुत सारे टास्क रहते हैं। जो जो हमारा मोंगोडीबी सर्वर होता है, जो मोंगोडीबी सर्वर होता है ना, मोंगोडीबी सर्वर, जो मोंगोडीबी सर्वर होता है, ही हैज टू परफॉर्म, मतलब MongoDB सर्वर हैज टू परफॉर्म लॉट ऑफ ऑपरेशंस। लॉट ऑफ ऑपरेशंस, कैसे ऑपरेशंस? जैसे फॉर एग्जांपल इंडेक्स बनाना। ठीक है, फिर इसके बाद रोल्स डिफाइन करना। ठीक है, डेटाबेस को स्केल करना। ठीक है, एटॉमिसिटी मेंटेन करना। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें जो है डेटाबेस के, मतलब और भी मल्टीपल काम रहते हैं। ट्रांजैक्शनल होता है डेटा। ठीक है, ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करना। ठीक है, ट्रांजैक्शंस वगैरह को, ठीक है, ट्रांजेक्शन्स वगैरह को मेंटेन करना। तो क्या होता है कि इमेजिन करो, अब देखो ये सारी की सारी चीज मैनेज करने के साथ ही साथ उसे कनेक्शन भी तो मेंटेन करना है, नहीं समझे? कनेक्शन भी तो मेंटेन करके रखना है। मतलब बेसिकली क्या है कि आप ऐसे समझो कि एक बंदा है जो गेट खोल के खड़ा है। ठीक है, क्यों? गेट कुछ ऐसा है कि ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तुमने बहुत सारे ऐसे वो देखे होंगे ना, जो दरवाजे होते हैं जो ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं, देखे हैं कि नहीं देखे? तो एक आदमी, अब अगर आपको कुछ इंसर्ट करना है, ठीक है, कोई सामान लेके जा रहे हो, तो एक आदमी तुमको लगेगा जो उस दरवाजे को पकड़ के बैठे। देखा है कि नहीं देखा ऐसे? देखा है? अरे स्प्रिंग वाले दरवाजे नहीं होते जिनमें, जो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाते हैं। तो हाँ, हर मॉल वगैरह में रहता है। तो क्या होता है कि जो है डेटाबेस के पास एक बंदा होता है जो कनेक्शन को क्या करता है, लाइव रखता है, कनेक्शन को लाइव करता है, कनेक्शन को लाइव रखता है, लाइव। लाइव रखने का मतलब ये है कि जब तक अगर ये कनेक्शन लाइव नहीं रहेगा तो तुम जो अपने ऑपरेशंस है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो तुम यहाँ पे क्वेरी चलाया db डॉट इंसर्ट मेनी का। ठीक है, db डॉट
अरे सीधे सीधे इंसर्ट मैनी कमांड चलाया तुम, ठीक है। अब इंसर्ट मैनी के अंदर तुमने जो है मल्टीपल, मतलब जो है एन नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो है, ठीक है, एन नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो है, एन नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो है इंसर्ट कर रहे हो, एन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। कुछ एन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आप इंसर्ट कर रहे हो, इमेजिन करना, ठीक है। तो अब कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स मान लेते हैं, 1000 रिकॉर्ड्स आप जो है क्या कर रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है। 1000 रिकॉर्ड्स आप इंसर्ट कर रहे हो, वो भी बल्क में। तो जब ये 1000 रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहे होंगे तो तुमको क्या लगता है कि भाई एक आदमी तो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए जो कि इस कनेक्शन को मेंटेन करे, है कि नहीं? बताओ। एक आदमी ऐसा चाहिए जो इस कनेक्शन को क्या करे, मेंटेन करे, ठीक है। अब क्या होगा कि जरा इमेजिन करो कि जब ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा था, अचानक आप और अब साथ ही साथ ये कनेक्शन मेंटेन हो रहा था, और इसी कनेक्शन के बीच, इसी कनेक्शन के पैरेलल में आपके ऑपरेशंस चल रहे थे। क्या चल रहे थे? आपके क्वेरी ऑपरेशंस चल रहे थे, क्वेरी ऑपरेशन चल रहे थे, ठीक है। तो अब ये जो क्वेरी ऑपरेशन है ये तभी चल पाएंगे जब कनेक्शन लाइव रहेगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि मान लो ये कनेक्शन ब्रेक हो गया, मान लो, इमेजिन करो। तो फिर ये क्वेरी जो होगा, जो क्वेरी का ऑपरेशन है, मान लो इमेजिन करो कि सिनेरियो कुछ ऐसा है कि मेरे पास मतलब 400 रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो चुके हैं, ठीक है। 400 रिकॉर्ड्स क्या हो चुके हैं, इंसर्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब अगर इसमें कनेक्शन ब्रेक हो गया तो 600 रिकॉर्ड्स का क्या होगा, बताओ। क्या होगा 600 रिकॉर्ड्स का? इट विल बी लॉस्ट और नॉट? अरे लॉस्ट हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं, लॉस हो जाएगा ना ये। भाई 600 रिकॉर्ड्स के जो पैकेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, लॉट्स हो जाएंगे, पैकेट्स कहाँ चले जाएंगे, वो लॉस में चले जाएंगे। तो प्रोवाइडेड दैट, तो इसको मैनेज कैसे करें भैया, ये इन पैकेट्स को मैनेज कैसे करें, ठीक है। इन पैकेज को मैनेज कैसे करें? तो क्योंकि अब मैं कहता हूं चलो थोड़ी देर बाद अब जो ये जो बंदा होता है ना, ये जो कनेक्शन मैनेजर होता है, इसका नाम होता है कनेक्शन मैनेजर। ये जो कनेक्शन मैनेजर होता है इसका काम क्या होता है कि अगर कनेक्शन ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है, कनेक्शन ब्रेक ब्रेक हो जा रहा है, तो वो क्या करता है, कोशिश करता है, ठीक है, कोशिश करता है कनेक्शन को री स्टैब्लिश करने की। क्या करता है? ट्राइज टू री स्टैब्लिश, री स्टैब्लिश दी कनेक्शन। ये दोबारा जो है कनेक्शन को रीस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है, मतलब कौन? ये जो कनेक्शन मैनेजर होता है, ठीक है। ये जो कनेक्शन मैनेजर होता है, मतलब अगर कनेक्शन लॉस हो गया तो कनेक्शन मैनेजर क्या करेगा, ऐसा नहीं है कि क्विट कर देगा सीधे सीधे, ये कोशिश करेगा कि इसके साथ कनेक्शन बन जाए। अब अगर कनेक्शन, अब जब तक ये इसको कनेक्ट कर रहा है, तो मान लेते हैं कि कनेक्शन सक्सेसफुल भी हो गया। लेकिन जब भी कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया तो मोंगो डीबी का तो ये जो ऑपरेशन है ये तो स्टॉप हो जाएगा, नहीं समझे? ये तो ऑपरेशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और जब ऑपरेशन स्टॉप हो जाएगा तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से 1000, मतलब इन रिकॉर्ड्स को क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। इन रिकॉर्ड्स को क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। इन रिकॉर्ड्स को डिलीट करना पड़ेगा, और इसके बाद फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, इस लेवल पे जाके इसको स्टार्ट इनिशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है, ठीक है, एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका क्या है कि मुझे फिर इसके बाद, मतलब एक तरीका तो ये है, या दूसरा तरीका क्या है कि मैं जो है वापिस आऊं और 600 रिकॉर्ड जो है, क्योंकि भाई तुम ये बात समझो ना कि अगर मैं वापिस से इन 1000 रिकॉर्ड को चलाऊंगा, ठीक है, और 400 रिकॉर्ड ऑलरेडी इंसर्टेड है, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ कुछ ऐसी वैल्यूज हो जो यूनिक हो, और जब दोबारा उनको डाला जाएगा तो वो एरर जनरेट करेंगी। ऐसा हो सकता है कि नहीं, बताओ? ऐसा हो सकता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो 600 रिकॉर्ड बचे हुए हैं, ठीक है, जो ये 600 रिकॉर्ड बचे हुए हैं, इन 600 रिकॉर्ड को या तो मैं अलग से इंसर्ट करूं, इंसर्ट वन मतलब अलग से इंसर्ट करूं, और या तो मैं पुराने रिकॉर्ड्स को डिलीट करके फिर से पुराना प्रोसेस चलाऊं।
और और अब अगली बार भी चलाऊंगा तो कोई गारंटी नहीं है कि कनेक्शन लॉस नहीं हो सकता। ठीक है, आप ऐसे इमेजिन कर लो कि ये जो है सिस्टम जो है ये किसी दूसरे सर्वर पे रखा हुआ है। ठीक है, ये जो है किसी अ, मतलब ये कोई दूसरी मशीन है, जो क्लाइंट है वो किसी दूसरी वर्चुअल मशीन में रखी हुई है, और जो तुम्हारा ये सर्वर है मोंगोडीबी सर्वर, ये किसी दूसरी ये वर्चुअल मशीन में लगी हुई है। ठीक है, दूसरे वीएम में रखा हुआ है। तो प्रॉब्लम क्या होगा कि मान लो, और ऐसी सिचुएशन आ सकती है, मान लो ये वीएम ही जो है वीएम में लाइट ही चली जाए। ठीक है, ये वाला वीएम जो है क्या हो जाए, इसकी लाइट चली जाए, तो क्या होगा, मतलब कैसे करेगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, और देखो, तो इसके में इसके इसके दो अप्रोचेज हैं। क्या अप्रोचेज हैं? दो अप्रोचेज है। अप्रोच नंबर वन, ध्यान से समझना भैया। अप्रोच नंबर वन, अप्रोच वन क्या है कि मैं क्या करूं कि एक जो है टेम्प टेम्प कलेक्शन बना लेता हूं। क्या बना लेता हूं? टेम्प कलेक्शन, टेम्पररी कलेक्शन बना लेता हूं, टेम्पररी कलेक्शन। और उसमें क्या करता रहता हूं, जो भी एंट्री मेंटेन हो रही है, मतलब जो भी एंट्री जो है स्टोर हो रही है, ठीक है, जो भी एंट्री इंसर्ट हो रही है, ठीक है, उसकी मैं आईडी स्टोर करके रख लूं। ठीक है, मतलब उसकी ऑब्जेक्ट आईडी स्टोर कर लूं कि जो है ये रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है और ये रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ है। समझ रहे हो महफूज? ठीक है, एक अप्रोच ये है। ठीक है, ये एक अप्रोच ये है। और दूसरी अप्रोच ये है कि राइट द डेटा इन जनरल, राइट द डेटा इन जनरल, राइट द डेटा क्या होगा, राइट द डेटा इन जनरल। तो डेटा किस में राइट कर लो, जनरल में राइट कर। तो जनरल क्या होता है, जनरल बेसिकली क्या होता है कि जनरल ऐसे समझो कि जो क्लाइंट होता है ना, क्लाइंट, ठीक है, वो क्लाइंट क्या करता है, अपनी एक 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 लोकल जो है बुक बनाता है, लोकल। मतलब आप ऐसे समझो कि जनरल को आप ऐसे मान सकते हो कि एक जनरल, ये होगी जनरल। ठीक है, जनरल। तो ये बेसिकली जनरल बेसिकली एक एक लोकल जो है, आप लोकल बुक की तरह मान सकते हो, जो लोकल जनरल होता है ना, या लोकल डायरी की तरह मान सकते हो। और इसमें क्या करता है कि जो भी रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा होता है उसकी वो एंट्री मेंटेन करके रखता है। ठीक है, जो भी रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा होता है, जो भी रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा होता है ना, उसकी वो क्या करता है, एंट्री मेंटेन करता है। ठीक है, जैसे जैसे पहला रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ तो उसकी एंट्री मेंटेन करेगा, फिर दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ, ठीक है, रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ, इंसर्ट आईडी दूसरी इंसर्ट हुई, तो इसकी भी एंट्री मेंटेन कर लेगा। ठीक है, तो अब इससे फायदा क्या होगा, देखो, अब क्योंकि यहां पर एंट्री एंट्री जो है मेंटेन करेगा, तो अभी लाइफ साइकिल क्या थी, अब अगर ये देखो, अब इसका फायदा क्या है, फायदा ये है कि अगर ये जो पूरा का पूरा एंट्री है, अगर ये डेटाबेस में मेंटेन करता है और कनेक्शन लॉस हो गया, ठीक है, और कनेक्शन लॉस हो गया, तो नेक्स्ट टाइम आपको प्रोसेस कंटिन्यू करने के लिए आपको आपको जो है इस डेटा, मतलब भाई अगर डेटाबेस से कनेक्शन लॉस हो गया तो इसमें भी तो राइट नहीं कर पाएगा। सोच के देखो, महफूज समझ पा रहे हो? अगर कनेक्शन लॉस हो गया तो इस पे भी तो डेटा राइट नहीं कर पाएगा, कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा ना। भाई यहाँ पे मैंने एक यूजर्स टेबल बना ली, और एक 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 यूजर्स कलेक्शन हो गया मेरे पास, ये हो गया मेरे पास यूजर कलेक्शन। और यहां पर मैं एक लॉग कलेक्शन बना रहा हूँ, लॉग कलेक्शन। ये क्या करेगा, ये स्टोर करके रखता है कि कौन से यूजर, कौन सा मतलब कौन सा ट्रांजेक्शन सब सक्सेसफुल हुआ है। तो जाहिर सी बात है, अगर मान लो कनेक्शन ही ब्रेक हो जाएगा, तो जब डेटाबेस से कनेक्शन बन ही नहीं पाएगा, तो तुम जो है यहाँ पर पता ही नहीं लगा पाओगे कि मतलब जो है कि मतलब इस पे डेटा राइट नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो? तो इसमें क्या होगा कि इसमें डेटा राइट कैसे होगा मैं बताता हूं, देखो। ऐसे होगा कि जैसे मान लो, तुम ऐसे समझना कि मान लो 1000 रिकॉर्ड थे, और 1000 रिकॉर्ड में 400 वाले रिकॉर्ड पे फेलियर हुआ। ठीक है, 400 वाले पे रिकॉर्ड में फेलियर हुआ, तो जो लॉग होगा वो लॉग तुमको कौन से नंबर रिकॉर्ड का मिलेगा बताओ? लॉग में रिकॉर्ड कौन से नंबर पे मिलेगा बताओ? कौन से पे मिलेगा? वो मिलेगा तुमको n-1 पे। समझ रहे हो क्यों n-1 पे मिलेगा? क्योंकि जैसे इमेजिन करो कि मतलब ऐसे लिखा जा रहा है ना कि जब यूजर का 399 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, तो 399 रिकॉर्ड की जो
सक्सेसफुल एंट्री थी, वो तुमने लॉग में मेंटेन कर दी। ठीक है। अब 400 नंबर रिकॉर्ड चल रहा था और 400 नंबर रिकॉर्ड इंसर्ट ही हो रहा था, उसी बीच में कनेक्शन फेल हो गया। तो 400 नंबर रिकॉर्ड की एंट्री ना तो यूजर्स में मिलेगी ना तो लॉग में मिलेगी। तो नेक्स्ट टाइम हम पता कैसे लगाएंगे कि हमको कौन से नंबर से डेटा इंसर्ट करना स्टार्ट करना है? तो हम आएंगे और लॉग से मैक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे लॉग से? लॉग से क्या निकालेंगे हम लोग? इन लॉग टेबल वी विल फाइंड मैक्स रिकॉर्ड। नहीं समझे? हम लोग मैक्स निकालेंगे, मैक्स आईडी। और मैक्स आईडी जो मिलेगी वो मिलेगी 399 मिलेगी। तो हमको पता चल गया कि इसके बाद वाला रिकॉर्ड हमको इंसर्ट करना है। तो n+1 से स्टार्ट कर देंगे, जो कि होगा 400 रिकॉर्ड। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है, ये अप्रोच होता है जब हम लॉग टेबल बनाते हैं। और जनरल में क्या होता है? जनरल में बेसिकली क्या होता है, जनरल में फ्लो कुछ ऐसे चलता है कि जब भी कोई रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, मतलब मान लो जैसे कोई रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है, तो ये क्या करेगा, जैसे ही फर्स्ट रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो ये अपनी जनरल में एक एंट्री डाल देगा यहाँ पर। ठीक है। फिर जैसे ही दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, फिर यहाँ पर एंट्री डाल देगा। ठीक है। तो इससे होगा क्या कि नेक्स्ट टाइम जब डेटाबेस कनेक्शन लाइव आएगा, तो उसे डेटाबेस से कनेक्शन बनाए बगैर ही वो सीधे जनरल से उठा लेगा कि भैया लास्ट एंट्री कहाँ से हुई थी। तो लास्ट एंट्री जो है 400 पे फेल हुई थी, तो फिर ये 400 से मतलब फिर इसको डेटाबेस से नहीं पूछना पड़ेगा कि कौन सी एंट्री पे मेरा डेटा लॉस हुआ है। ये सीधे सीधे अपने जनरल से देखेगा और जो है देखना चालू कर देगा। तो बाय डिफॉल्ट जो जनरल की एंट्री होती है, बाय डिफॉल्ट जनरल की एंट्री होती है, वो क्या होती है? फॉल्स होती है। बाय डिफॉल्ट जो जनरल की एंट्री होती है वो क्या होती है भैया? फॉल्स होती है। ठीक है। बाय डिफॉल्ट जनरल की जो एंट्री होती है वो क्या होती है? फॉल्स होती है। ठीक है। अगर आप इसको ट्रू कर दोगे, अगर आप जनरल की वैल्यू को क्या कर दोगे, मतलब जो हमारा राइट कंसर्न है, अगर उसकी आप जो एंट्री है, ठीक है, उसकी जो जे की वैल्यू है, अगर आप उसे ट्रू कर दोगे, तो ये फिर क्या करेगा, ये जनरल में एंट्री मेंटेन करना चालू कर देगा। अब जब ये जनरल में एंट्री मेंटेन करना चालू कर देगा, तो अब यहां पर दो ट्रांजेक्शन होने चालू हो जाएंगे। एक ट्रांजेक्शन होगा कहां पर? एक ट्रांजेक्शन होगा क्वेरी में। ठीक है। एक ट्रांजेक्शन होगा किसमें? क्वेरी में। और एक ट्रांजेक्शन होगा जनरल में, टी टू ट्रांजेक्शन होगा जनरल में। तो बेसिकली एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, मतलब एक इंसर्ट क्वेरी के लिए दो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, T1 और T2। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि एक कोई रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है, मान लो, ठीक है, एक रिकॉर्ड कोई इंसर्ट हो रहा है, ठीक है, और उस रिकॉर्ड को जो इंसर्ट हो रहा है तो मैं उसको ट्रांजेक्शन टी बोलता हूं। तो अब ये जो टी ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, अब इसके अंदर दो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। आप ऐसे समझो कि इसके अंदर अब दो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। एक का नाम है टी Q1, टी क्यू, मतलब क्वेरी के लिए। और एक हो रहा है तुम्हारा जनरल के लिए। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब जब एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए दो सब ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो ये जो तो इससे क्या होगा कि हमारा जो पूरा पूरा प्रोसेस है वो तो सेफ हो जाएगा, लेकिन जो इंसर्शन टाइम होगा वो हमारा बढ़ जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? जो प्रोसेस होगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, प्रोसेस जो है स्लो हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जो इंसर्शन होगा वो सेफ होगा। ठीक है। बात समझ में आया? जनरल एंट्री का मतलब क्या है यहाँ पर? जे का मतलब क्या होता है? राइट कंसर्न फॉर जनरल एंट्री। क्लियर है? समझ में आया? हेलो। यस। राइट कंसर्न फॉर जनरल एंट्री। ठीक है। तो ये है भाई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और मैं सेव कर देता हूँ इसको कहाँ पर, मोंगो डीबी। सर, हाँ। ये सर ऑफलाइन क्लास कब से स्टार्ट होगा? क्या? ऑफलाइन क्लास। किसकी ऑफलाइन क्लास? अरे ये अच्छा। अब भाई सब लोग आए हैं तो मैं ऑफलाइन भी स्टार्ट कर दूंगा। अब सब नहीं आएंगे तो फिर ऑफलाइन क्या कराऊंगा मैं, बताओ आके।
अभी लखनऊ क्या? अभी आप सर दिल्ली है लखनऊ? नोएडा नोएडा भाई। ठीक हाँ, क्या कह रहा है? ठीक है फिर गुड नाइट। ठीक है भाई।